नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनें। फर्स्ट ऑप्शन देखो, विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है। यानी ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पर्यावरण जो है उस पे जो आदमी आजकल कंसर्न दिखा रहे हैं कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए, उसके क्या कारण है। पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो विकसित देश यानी डेवलप कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर थोड़े चिंतित हैं, यानी वो सोच रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अब देखो भाई दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक परिवेशों के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो मूलवासी होते हैं यानी जो आदिवासी लोग होते हैं और जो प्राकृतिक पर्यावास का मतलब है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट हो, यानी जानवरों के रहने की जगह या आदमियों की रहने की जगह हो जंगलों में या नेचुरल चीज़ों में, तो इन दोनों के लिए पर्यावरण ज़रूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा ज़रूरी है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। यानी कि आदमियों ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया पर्यावरण को कि बिल्कुल लिमिट हो गई है। अब इससे ज़्यादा नुकसान अगर पर्यावरण को पहुंचाएंगे तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि अब देख रहे हो आप, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। तो इसमें ये पूछा था क्वेश्चन में सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, यानी कि तीनों ही बात ठीक है पर इनमें सबसे बेस्ट बात कौन सी है जिसकी वजह से पर्यावरण को बचाने की बातें आजकल उठने लगी हैं। तो बिल्कुल इसका गै आंसर होगा कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान जो है वो खतरे की बिल्कुल लिमिट तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तीनों ही ऑप्शन ठीक थे, बेस्ट चुनना था इसमें से, इसीलिए हमने थर्ड वाला ऑप्शन टिक लगाया है। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में, तो उस सम्मेलन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हमें बताई गई हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट देखो, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन का मतलब है एनजीओज, तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 170 प्लस देश इसमें शामिल थे। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ। तो यूएनओ ने जो है इसमें मेन भूमिका निभाई, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था कि क्या है पृथ्वी सम्मेलन। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है चैप्टर वाली तो पहले जाकर चैप्टर वाली वीडियो जरूर देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। इसका मतलब ये है कि पहली बार राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर सारे देशों ने मिलकर क्या कही बातें कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सम्मेलन में जो है ये चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह महासम्मेलनी बैठक थी। महासम्मेलनी बैठक मतलब यूएनओ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी कि यूएनओ की जो मेन महासभा होती है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उससे रिलेटेड थी। नहीं, ये पर्यावरण से रिलेटेड मीटिंग थी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गए। महासम्मेलनी मीटिंग नहीं है, ये पर्यावरण को लेकर एक मीटिंग थी। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे एनवायरनमेंट वाले लोग, बहुत सारे मजदूर संगठन वाले लोग, महिला संगठन वाले लोग, अलग अलग देशों के आदमी, हर जगह से लोग आए थे जिन्होंने कि पर्यावरण को बचाने की बात की थी। ठीक है, तो ये महासम्मेलनी बैठक नहीं थी, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी हमें ये बताना है जो ग्लोबल कॉमन होता है यानी विश्व की साझी विरासत होती है उसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। देखो, जो भी दुनिया में जिसको सब यूज़ कर सकते हैं, जो सबके लिए कॉमन है, जैसे कि अंतरिक्ष हुआ, वायुमंडल हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये होती हैं ग्लोबल कॉमन यानी कि विश्व की साझी विरासत। इस पे किसी एक पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं होता। तो देखो अब फर्स्ट पॉइंट, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिक समुद्री सतह और भारी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया है कि वायुमंडल हुआ, अंटार्कटिक हुआ, समुद्र हुआ, अंतरिक्ष हुआ, ये सारे क्या है, इन सब पे पूरी दुनिया का अधिकार है, एक किसी पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, विश्व की साझी विरासत। दूसरा पॉइंट देखो, विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, यानी किसी एक राज्य का इस पर अधिकार नहीं होता। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। विश्व की साझी विरासत का मतलब ही ये है कि उस पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार होता है उस पर। थर्ड देखो,
विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच विभेद हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में आपस में दिक्कत हो जाती है कई बार कि जो विश्व की साझी विरासत है उसे कौन सँभालेगा, कैसे सँभालेगा। देखो, जब वो हुआ था पर्यावरण सम्मेलन, उसमें भारत ने भी ये बात कही थी कि प्रदूषण दुनिया में ज़्यादा विकसित देशों ने फैलाया है, इसीलिए उसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा किसकी है? विकसित देशों की ही है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये साझी विरासत है, पर्यावरण जो है, इसको बचाने की ज़िम्मेदारी है तो सबकी, पर उसमें ज़िम्मेदारी अलग-अलग है। जिसने ज़्यादा पॉल्यूटेड किया है उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहिए उसको सुधारने में, ठीक है। भारत जैसे देशों ने बात रखी थी कभी कि हमने तो पोल्यूशन इतना फैलाया ही नहीं है आज तक, तो इतने पैसे हम खर्च नहीं कर सकते इस पे। जिसने ज़्यादा फैलाया है उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। तो विश्व की साझी विरासत को लेकर उत्तरी देशों में और दक्षिणी देशों में क्या हो जाता है, कई बार विभेद, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई थोड़ी बहुत हो जाती है। अब देखो अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। ये कह रहे हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा चिंतित हैं और दक्षिण की जो कंट्रीज़ हैं वो चिंतित नहीं है। जैसे कि भारत जैसे देश चिंतित नहीं है, वो नहीं चाहते कि पर्यावरण को बचाना। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने बेशक ये बात कही थी कि उनकी भागीदारी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, पर हम भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमारी आप विदेश नीति में भी देख सकते हो, हर चीज़ में हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की है। जितने भी पोल्यूशन के सम्मेलन हुए हैं, हमेशा ही वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के देश पहुँचते हैं। तो बहुत बार जो है भारत ने और अन्य देशों ने भी क्या किया है, पर्यावरण को बचाने की बात की है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। यानी जो भी पर्यावरण की चीज़ें थी उन पर पहली बार दुनिया का ध्यान तब गया है जब रियो सम्मेलन हुआ है। लगभग विश्व के सारे देशों ने साथ मिलकर ये मीटिंग की थी और इसके बाद पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया। यानी कि जो पर्यावरण बदल रहा है उसके बारे में, जैव विविधता यानी अलग अलग जीवों के बारे में, ठीक है, और पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाए कि इस तरीके से अब हमें पर्यावरण को बचाना है, जंगलों को नहीं काटना है। ऐसी बहुत सारी बातें रियो सम्मेलन में जो है वो लागू की गई, पूरी दुनिया के लिए नियम कानून बनाए गए। तो रियो सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है एनवायरनमेंट को लेकर। तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ा रखा है, जब मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियोस पढ़ाई थी इसमें तो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, मैंने और भी बातें वहाँ पे बता रखी हैं, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसके नोट्स आप अच्छे से बना लें। अब देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा। ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ, इस चैप्टर से पक्का पूछते हैं इन क्वेश्चंस को, जैसे रियो सम्मेलन, विश्व की साझी विरासत क्या है, ये 2 ही 3 तो क्वेश्चन है इसमें। ये लगातार लाइन से जो तीनों क्वेश्चन है ना, इनको बिल्कुल रट लेना अच्छे से, ठीक है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। पक्का आपके एग्जाम में पूछेंगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया तो देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये, रियो सम्मेलन। अब देखो फिफ्थ वाला, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार ना हो, यानी कि किसी एक आदमी का या एक देश का अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार होता है, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो, यानी सभी लोगों का उस पर अधिकार हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण करने का उत्तरदायित्व होता है। यानी कि हर आदमी का उस पर हक होता है और उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हर एक आदमी की होती है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। यानी कि जो आजकल प्राइवेटाइजेशन चला हुआ है, पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े देश जो हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसीलिए हमें जो ये विश्व की साझी विरासत है, जिसमें कि वायुमंडल आता है, हवा आता है, पानी आता है, इन सभी चीज़ों को हमें बचा के रखना पड़ेगा। तो विश्व की साझी विरासत का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जिस पर किसी एक आदमी का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का, पूरी की पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, ठीक है। अब देखो आप सिक्स्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? जिम्मेदारी साझी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं, देखो यहाँ पे बात हो रही है पर्यावरण की ही। तो साझी जिम्मेदारी यानी कि सबकी जिम्मेदारी है, पर अलग अलग भूमिका, पर रोल अलग अलग हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में अलग अलग देशों का अलग अलग योगदान है। जैसे कि भारत जैसे देशों ने आज तक इतना पोल्यूशन नहीं फैलाया है जितना कि डेवलप कंट्रीज जैसे कि अमेरिका है, यूरोप की कंट्रीज हैं, उन्होंने फैलाया है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे केमिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे पोल्यूशन उन लोगों ने ज़्यादा फैलाया और हमने कम फैलाया। तो ये बात आती है निकल के अब कि पोल्यूशन को कंट्रोल जो करना है, पर्यावरण को जो बचाना है, उसमें साझी जिम्मेदारी है, यानी कि सारे देश एक साथ भूमिका निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें भारत मना कर देगा कि मैं नहीं जाऊंगा, या जिसने पोल्यूशन नहीं फैलाया वो मना कर देगा। सब साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे, परंतु भूमिका अलग अलग होगी, रोल अलग अलग होगा। जिसने जितना नुकसान पहुंचाया है वो उस हिसाब से भरपाई करेगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अब देखो आंसर क्या लिखा है। विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, और अधिकतर देश क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। दोहन करने का मतलब ये होता है जब एक्सेस में आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से किसी चीज़ का यूज़ करो। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। ठीक है, इससे मानव सभ्यता को क्या हो गया है, खतरा हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने की सभी की साझी जिम्मेदारी है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर की जिम्मेदारी है। यानी कि अब क्या है, एनवायरनमेंट को अगर बचाना है तो सभी देशों को साथ मिलकर चलना होगा। परंतु दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है कि क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। वही बात आ गई कि दक्षिणी गोलार्ध के देश ये कहते हैं, यानी हमारे जैसे देश जो हैं वो ये कहते हैं कि इसको खराब ज़्यादा विकासशील देशों ने नहीं किया, अब जो विकसित देश हैं उन्होंने किया है, इसीलिए इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उनकी ही होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार में भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता यानी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिका निभाएंगे। तो यूएनओ ने भी ये बात कह दी है कि बिल्कुल ठीक बात है भाई, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जिसने जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उस हिसाब से सारे लोग साथ मिलकर यानी साझे तरीके से अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे, यानी कि अलग अलग रोल निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। यानी ये कह रहे हैं कि 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे देशों को पर्यावरण की चिंता हो गई। तो देखो क्या है, पहला पॉइंट है पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। यानी कि 1990s के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह फैला, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला, इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को दिखने लगी। तो पहले पॉइंट में यही कहा गया है कि जो खेती की भूमि हुआ करती थी वो कम होने लगी। तो ये चिंता का विषय बना सभी देशों के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लगे, केमिकल्स यूज़ होने लगे, उससे जो फर्टाइल ज़मीन हुआ करती थी वो नहीं रही। तो इससे सभी देशों को चिंता हुई, क्योंकि ज़मीन के बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में, खाना ही नहीं होगा तो लाइफ कैसी। तो पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि कम हो रही थी। सेकंड पॉइंट, जलाशयों में बड़ी तेज़ी से जल स्तर घटा था। यानी कि जो तालाब होते हैं, झील होती हैं, नदियाँ होती हैं, इन चीज़ों में क्या हुआ था, जो पानी का लेवल है वो बहुत कम हो गया था। इस वजह से भी सभी देशों को चिंता हुई। तीसरा, मत्स्य उत्पादन कम हुआ था। पोल्यूशन होगा अगर पानी में तो मछली कैसे पैदा होंगी, तो मत्स्य उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। फोर्थ पॉइंट, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। यानी कि एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, या भी जो भी गरीब देश है उनमें लोगों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से सभी देश चिंता में आ गए। फिफ्थ पॉइंट देखो, साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रति वर्ष मारे जाते हैं। तो 30 लाख बच्चों का मरना कोई छोटी बात तो है नहीं हर साल। तो ये चिंता का विषय है ना बहुत बड़ा, तो इससे सभी देशों को चिंता हुई। सिक्स्थ पॉइंट, वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। यानी जो जीव जंतु हैं वो जो है बेचारे मर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, जो जैसे पहले हुआ करता था वैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो जंगलों के कटने से जैव विविधता को नुकसान हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी।
ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, यानी कि हेल्थ जो है हमारी वो ख़राब हो रही है और इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको कि सभी देशों ने 1990 के दशक में पहचाना। 1992 के आसपास जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में सबकी चिंताएं बढ़ गई। सारे देशों ने डाटा रखा, बातें बताई गई कि ये नुकसान हो रहे हैं, तो सभी देशों ने इस बात पर चिंता दिखाई और पृथ्वी सम्मेलन हुआ। सब ने फिर उसमें कुछ रूल्स निकाले। ठीक है, तो 1990 का दशक वो दशक है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे पर्यावरण को बचाने की बातें शुरू हुई थी और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। यानी ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो क्या करना चाहिए, सभी देशों को साथ मिलना चाहिए, सुलह करनी चाहिए, यानी कि प्यार प्रेम से सहकार, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो सुलह करनी चाहिए, सहकार करनी चाहिए, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। फिर आगे इन्होंने पूछा, पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देश, यानी कि डेवलप कंट्रीज, उनको उत्तरी कंट्रीज बोल रहे हैं, और दक्षिणी कंट्रीज जो कि डेवलप कम है, उनके बीच में जो है क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्या क्या उन्होंने बातें की। वही बात कहनी है इसमें आपको, वही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी में जो मैंने आपको समझाया था, वही बात हमें यहाँ पे बतानी है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए। यानी कि बहुत तगड़े तरीके से पोल्यूशन फैला और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पृथ्वी को हुआ। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई। इसीलिए सारे देशों ने साथ मिलकर एक साथ काम करने की बात कही। इसी संदर्भ में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की, यानी सबने साथ मिलकर आपस में बातचीत की भाई पृथ्वी को कैसे बचाना है। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्धों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। वही बात है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर वही जिसने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है वो ज़्यादा इसमें भागीदारी निभाई, ये बात दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं। तो इनमें कई बार सहमति नहीं बन पा रही। तो बिल्कुल वही बातें जो मैंने भी आपको बता दी थी पहले ही, तो आपको यही बताना है इसमें कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों को जो है वो ये प्रॉब्लम है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है, तो उन्हें उसकी भरपाई ज़्यादा करनी चाहिए। अब देखो आप 9th क्वेश्चन, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरणों के साथ समझाएं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें आपको यहाँ पे ये ऐसे लाइन लिखी कम मिलती है, बल्कि आपसे ऐसे पूछते हैं कि सतत और पोषणीय विकास क्या है। अब देखो सतत और पोषणीय विकास ही यहाँ से आपसे पूछा गया है। सतत मतलब कि जो कंटिन्यूटी के साथ चले, लगातार चले। पोषणीय का मतलब ये है कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें कि हम पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, पर्यावरण को बचाकर, पर्यावरण को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर कर हम विकास करें। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पेड़ काट रहे हो तो आपको पेड़ लगाने भी चाहिए। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सतत विकास की बातें हैं कि व्हीकल तो तुम बनाओ पर ऐसे मत बनाओ जो पोल्यूशन फैलाएं। पर्यावरण को अब कोई नुकसान पहुंचाए बगैर क्या करना चाहिए हमें, आर्थिक विकास। इस क्वेश्चन में हमसे यही कह रहे हैं कि हमारे सामने यही चैलेंज है कि हम कैसे पर्यावरण को भी बचाएं और विकास भी करें। तो उसी के बारे में हमें कुछ उदाहरण देने हैं। देखो मैंने भी आपको क्या क्या उदाहरण दिए हैं, यही बातें आप लिख सकते हो। इसमें जो बुक में लिखा है इससे भी अलग आप बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करना, यानी कि सूर्य की रोशनी का यूज़ करना किसी भी चीज़ में हीट एनर्जी को बनाने के लिए, बिजली का यूज़ करना, जैसे कि जो पानी वगैरह है, हवा है, इससे बिजली बनती है, ठीक है, तो बिजली को बनाना। उसके अलावा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, केमिकल्स का कम यूज़ करना, ठीक है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करना। तो यही सारे तरीके हैं जिनसे कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अब देखो आंसर क्या लिखा है। वर्तमान परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए, यानी कि पर्यावरण को भी बचाएं और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें। परंतु यदि हम कुछ उपायों पर गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है।
ठीक है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचे समझें, तो बिना पोल्यूशन फैलाए भी हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। जैसे कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा है, पानी है, ठीक है, और भी खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको हमें लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जल ही जीवन है, सुना है ना आपने, तो हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ लगाने चाहिए। वही बात आ गई कि जितने पेड़ हम काटते हैं उतने ही हमें लगाने भी चाहिए। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए, यानी कि बचा के रखना चाहिए रेन वाटर को। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को बचाना चाहिए, प्लास्टिक जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पेड़ काटते हैं तो पेड़ लगाने भी चाहिए। सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। बार बार चीज़ों को रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। अगर प्लास्टिक बोतल जैसी चीज़ें हैं तो उन्हें हमें बार बार यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना ही विकास कर सकते हैं। और आपके पेपर में ये लाइन लिखकर भी पूछ सकते हैं कि सतत और पोषणीय विकास क्या है। इंग्लिश में पूछेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप यही बताओगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना ही क्या है, सतत और पोषणीय विकास है। तो ये वाली वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी करो। अगर किसी बच्चे ने पहले चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाओ और चैप्टर वाली वीडियोस ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ा रखी हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही आते होंगे। देखो, मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाए हैं, उसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करो।